नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक परिचय। इनके जीवन के बारे में विस्तार से जानते हुए हम इनके साहित्य की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इनके जीवन की बात करें तो इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ और कहाँ पर हुआ? अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम श्री गंगादत्त है, माताजी सरस्वती देवी। शिक्षा की अगर बात करें तो वैसे तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ पर हुई? अल्मोड़ा में हुई। उसके बाद उन्होंने काशी से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने अधूरी छोड़ दी थी क्योंकि वहाँ पर ये पास नहीं हो पाए थे। तो उसके बाद इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। इन्होंने स्वतंत्र रूप से बंगाली, अंग्रेज़ी और संस्कृत का अध्ययन किया। यानी इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने अपने प्रयासों से इन्होंने बंगाली सीखी, इसके साथ साथ अंग्रेज़ी का अध्ययन किया और संस्कृत का भी इन्होंने अध्ययन किया। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद अगर संपादन की बात करें तो इन्होंने रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया। रूपाब ये पत्र है जिसका संपादन कार्य इन्होंने संभाला। सुमित्रा नंदन पंत की अगर विचारधाराओं की बात करें तो संत साहित्य के साथ साथ ये रविंद्रनाथ टैगोर से भी प्रभावित रहे। यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी, कि संत साहित्य के साथ साथ ये रविंद्रनाथ टैगोर का जो साहित्य है या उनकी जो विचारधारा है उससे भी ये प्रभावित रहे। सन 1977 ईस्वी में उत्तराखंड में इन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। इनका देहांत हो गया। तो ये इनके जीवन के बारे में है कि जन्म कहाँ हुआ, माता पिता, शिक्षा, किस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, किस प्रकार के इनके विचार थे, कहाँ से ये प्रभावित थे, संत साहित्य और रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से ये प्रभावित थे। और 1977 ईस्वी में उत्तराखंड में इनका निधन हो गया। अब अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो जो पंत जी हैं किसी एक विचारधारा से बंधे हुए नहीं थे, बल्कि ये बहु विचारवादी थे। अलग अलग जो युग आए, समय परिवर्तन हुआ, सब समय में इन्होंने उनसे प्रभावित होकर, तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर, साहित्य में जो परिवर्तन आ रहा था उससे प्रभावित होकर इन्होंने अपनी रचनाएं की। सबसे पहले बात करते हैं छायावादी युग की। वैसे पंत छायावाद के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने केवल छायावाद की सीमाओं में बंधकर ही काव्य रचना नहीं की। छायावाद का समय 1918 से 1934 का अगर लेकर चलें तो इनकी जो रचनाएं 1918 से 1934 के बीच में मिलती हैं वो कौन सी है? छायावादी रचनाएं हैं। उसमें उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गुंजन का रचना काल 1932 है, जो कि छायावाद के समय काल में ही इन्होंने लिखा। यहाँ पर अगर पल्लव की बात करें तो ये 28 में लिखा गया, 1928 में, वीणा 1927 में, ग्रंथि 1920 में और उच्छ्वास भी 1920 में लिखा गया। ये इनका रचना काल है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देना चाहें, जो वीणा है ये 1927 में लिखी गई, पल्लव 1928 में लिखा गया और जो गुंजन है ये कब लिखा गया? 1932 में। इनका प्रमुख काव्य है छायावादी काव्य, जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनकी प्रगतिवादी युग की जो रचनाएं हैं या प्रगतिवाद से प्रभावित जो इनकी रचनाएं हैं, इसका समय काल हम यहाँ पर 1935 से लेकर 45 तक निर्धारित कर सकते हैं। इसमें इन्होंने जो रचनाएं करी, युगांतर है, युगांत है, युगवाणी और ग्राम्या, ये इनकी प्रमुख रचना है। युगांत की अगर बात करें तो युगांत का रचना काल 1936 है, युगवाणी का रचना काल 1939 ईस्वी है और ग्राम्य का जो रचना काल है ये 1940 ईस्वी है। ये वो रचनाएं हैं जो प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित रचनाएं दिखाई देती है। उसके बाद है अंतश्चेतनावादी रचनाएं। जो अंतश्चेतनावादी रचनाएं हैं ये अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं और इन रचनाओं का जो समय काल है 1946 से 48 के बीच में इनकी रचना इन्होंने की, जिसमें स्वर्ण किरण है 1947 में इसकी रचना इन्होंने की। स्वर्ण धूलि है, इसका भी रचना काल 1947 ईस्वी है। युगांतर जो रचना है 1948 ईस्वी और युगपथ 1948 ईस्वी। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। अरविंद अगर देखें तो जगत और ब्रह्म दोनों को ही यहाँ पर सत्य मानते हैं और ये मानते हैं कि दोनों ही चक्कर के अनुसार या क्रमानुसार आना और जाना जो है ये वास्तविकता है संसार की या इस जगत की। तो यहाँ पर ये जीव और जगत दोनों को सत्य मानते हैं
और जीवन को सत्य मानकर ही उसका यहाँ पर जो उनके विचार हैं वो अंतश्चेतनावादी युग या इस अरविंद दर्शन के रूप में यहाँ पर इनके काव्य में अभिव्यक्त हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं नव मानवतावादी युग। देखिए, जो नव मानवतावादी युग है या मानवतावादी युग भी इसको कह सकते हैं, इस काल में जो इनकी रचनाएं मिलती है 1949 ईस्वी के समय काल में, वो कौन सी रचनाएं हैं? आध्यात्मिक या मानवतावादी रचनाएं यहाँ पर मिलती है। नव मानवतावादी युग, यहाँ पर मानव को महत्व दिया गया। इसमें जो प्रमुख रचना है रजत शिखर है, 1951 ईस्वी में इसका रचना काल है। उसके बाद जो अतिमा है ये 1955 में लिखी गई। वाणी जो रचना है 1957 में लिखी गई। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर चिदम्बरा है, कला और बूढ़ा चांद, समाधिता, पो फटने से पहले, इसके साथ साथ शशि की तरी, पतझर आदि रचनाएं इसमें है। यहाँ पर जो प्रमुख रचनाएं हैं चिदम्बरा, इसका रचना काल क्या है? 1959 ईस्वी 1959। कला और बूढ़ा चांद का रचना काल भी यही है। इन दोनों की विशेषता यहाँ पर मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जो चिदम्बरा है इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। चिदम्बरा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो इनकी रचना चिदम्बरा को मिला, ये महत्वपूर्ण है। कला और बूढ़ा चांद जो इनकी रचना है, इन्हें साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से कला और बूढ़ा चांद को सम्मानित किया गया है। इनकी जो लोकायतायन रचना है, इनकी जो लोकायतन रचना है, इस रचना की अगर हम बात करें तो इसका रचनाकाल 1964 ईस्वी है, ये आप ध्यान में रखें। और ये इनकी अंतिम काव्य रचना है, अंतिम रचना है किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की, लोकायतन। और इसके साथ साथ एक विशेष बात ये है कि इस रचना को सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला, सोवियत लैंड पुरस्कार भी इसे प्राप्त है इस रचना को, ये यहाँ पर ध्यान रखें। लोकायतन इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि पंत की पहली रचना कौन सी है, जो पहली काव्य रचना है वो कौन सी है? 1916 में इन्होंने एक रचना, इनकी जो काव्य रचना है गिरजे का घंटा, ये आप ध्यान में रखें। गिरजे का घंटा इनकी पहली काव्य रचना है, किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। तो जो पुरस्कार इनको मिले हैं वो इनकी 3 रचनाएं हैं। चिदम्बरा को कौन सा पुरस्कार मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कला और बूढ़ा चांद को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और लोकायतन जो रचना है उसको सोवियत लैंड पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये तीनों रचनाएं आप ध्यान से याद करें। इसके साथ साथ इनको जो सम्मान प्राप्त हुआ है, पद्म विभूषण का सम्मान भी सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त हुआ है, ये आप ध्यान रखें कि कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप ये ध्यान रखें कि इनकी साहित्य में योगदान के लिए इनको पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो यहाँ पर इनको दिया गया है। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से एक एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये प्रश्न विशेष तौर पर ध्यान में रखने आपको चाहिए। इसके साथ साथ इन काव्य धाराओं से संबंधित जो विशेष बातें हैं, जो पंत जी ने छायावादी युग में जो रचनाएं लिखी, उन रचनाओं में विशेष तौर पर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ रोमानी दृष्टि से मानव सौंदर्य का भी चित्रण किया है। यानी यहाँ पर क्या है? प्रकृति तो है ही, क्योंकि जो छायावादी काव्य है वो प्रकृति से विशेष तौर पर जुड़ा हुआ है, और प्रकृति के साथ साथ रोमानी दृष्टि से मानव सौंदर्य का चित्रण इन्होंने किया है। और कौन सी दृष्टि से? रोमानी दृष्टि से प्रकृति और मानव का मिला जुला चित्रण इस युग में मिलता है, जो इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद अगर हम प्रगतिवादी युग में जो इनकी रचनाएं हैं उनमें इन्होंने ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण, देखिए ग्राम्य नाम से ही समझ में आ रहा है, युगांत, युगवाणी, ये जो रचनाएं हैं इसमें किसका चित्रण है? ग्रामीण जीवन का विशेष तौर पर चित्रण इन्होंने किया है। उसके बाद अंतश्चेतनावादी जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में इस समय काल में जो की गई रचनाएं हैं उसमें अरविंद दर्शन से प्रभावित है, गांधीवाद से प्रभावित है, इसके साथ साथ मार्क्सवादी विचारधाराओं से भी ये प्रभावित हैं। तो इनका जो समाज से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, उन रचनाओं में इनके जो मुख्य तौर पर आदर्श हैं वो गांधीवाद है, मार्क्सवाद और अरविंद दर्शन है, जो ये इनकी समाजवादी रचनाएं मिलती हैं। तो ये इनकी रचनाओं की मुख्य विशेषताएं हैं, जो हम देखें कि समय काल के अनुसार जो इनकी रचनाएं हमें मिली, अलग अलग युग में इन्होंने अलग अलग विषयों को आधार बनाया, तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखा और उस युग में
लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए, किस प्रकार की काव्य रचनाएं उनके लिए की जाए, ये इनसे विशेष तौर पर जुड़े रहे या अपने काव्य को उसी के अनुरूप इन्होंने ढालने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं इनके साहित्य की विशेषताओं में। साहित्य की विशेषताओं को अगर देखें तो सबसे पहला हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं प्रकृति चित्रण। प्रकृति, क्योंकि देखिए छायावादी कवि हैं, इसी के रूप में इनकी एक विशेष पहचान है। तो प्रकृति तो इनसे वैसे ही इनके काव्य में अगर हम देखें तो जुड़ी हुई दिखाई देती है। कहीं पर इन्होंने पर्वतमालाओं का चित्रण किया है, कहीं बादलों का चित्रण करते हैं, इंद्रधनुष का चित्रण करते हैं, नक्षत्र नदियों का चित्रण करते हैं। तो इनका जो काव्य है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ काव्य है और जो भी पाठक इस काव्य को पढ़ता है वो भाव विभोर उठता है। इसके साथ साथ इन्होंने यौवन के प्रथम चरण में उन्होंने किसी किशोरी बाला के जाल में उलझने से कैसे इनकार कर दिया, वो भी किस लिए, प्रकृति के लिए। इनकी पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। वो क्या कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल चाल में कैसे उलझा दूं लोचन। कि मैं जो प्रकृति के पेड़ों की कोमल छाया है उसको छोड़ दूं, प्रकृति से नाता तोड़ दूं, ऐसा करके मैं तुम्हारे बालों में अपने नेत्रों को कैसे उलझा सकता हूँ। अर्थात इन्होंने प्रकृति को अपने प्रेम से भी ज़्यादा महत्व दिया है। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनके काव्य में जो प्रकृति है वो सत्यम शिवम सुंदरम का समावेश करते हुए प्रतीत होती है। उसके बाद दूसरा हम पॉइंट बना सकते हैं विचारों की परिवर्तनशीलता। पंत जी के काव्य की संपूर्णता को अगर देखें तो इनके काव्य में विचार परिवर्तनशीलता हमें विशेष तौर पर दिखाई देती है। देखिए इनका जो प्रारंभिक काव्य है उसमें ये छायावाद के गगन में उड़ते हुए पक्षी के समान हमें नजर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पक्षी उड़ते उड़ते कहाँ चला जाता है, प्रगतिवाद के आकाश में उड़ने लगता है और उसके पश्चात धरती के यथार्थ पर वो प्रयोगवादी और प्रगतिवादी जो मान्यताएं हैं उनको स्वीकार करने में भी किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। जैसा कि हमने इनकी रचनाओं में देखा कि इन्होंने छायावाद से संबंधित रचनाएं भी की है, प्रगतिवाद को भी इन्होंने अपने काव्य में महत्व दिया है, अंतश्चेतनावादी युग को भी इन्होंने अपने काव्य में अपनाया है। इसके साथ साथ नव मानवतावाद की स्थापना में भी इनका काव्य हमें प्रवृत्त नजर आया है। ये अपने काव्य का प्रयोग इन्होंने नव मानवतावादी दृष्टिकोण को और इसके साथ साथ आध्यात्मिकता को चित्रित करने में भी इन्होंने अपने काव्य का सहयोग लिया है। तो इनका जो काव्य है वो किसी एक विचार से बंधा हुआ काव्य नहीं है, बल्कि परिवर्तनशीलता हमें समय समय पर इनके काव्य में दिखाई देती है। उसके बाद तीसरा हम यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं काव्य चेतना। देखिए जो अपने काव्य के माध्यम से युग को चेतना देना चाहते हैं, जागृति देना चाहते हैं, ये अपनी रचनाओं के माध्यम से इनकी जो युगपथ की रचना है जिसमें युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्य है, इनमें इन्होंने भाव और कल्पना के स्थान पर जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। जो हमने रचनाएं इनकी की थी प्रगतिवादी युग की जो रचनाएं हैं उसमें अगर हम देखें तो इन्होंने भाव और कल्पना के साथ ही साथ जो जीवन की यथार्थता है या जीवन की जो सच्चाई है उसको इन्होंने महत्व दिया है। इसके साथ साथ इनके जो भौतिकवादी दर्शन है या गांधीवादी जो विचारधारा है वो भी इनके काव्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये अपने काव्य को केवल मनोरंजन के लिए प्रयोग नहीं करते, बल्कि भौतिकतावादी दृष्टिकोण को भी अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। जो इनका आध्यात्मिक विचार है वो भी इनके काव्य के माध्यम से मानव की प्रतिष्ठा करते हुए हमें इनके काव्य में दिखाई देता है। उसके बाद हम पॉइंट बना सकते हैं जो चौथी विशेषता है वो है राष्ट्रीय प्रेम की भावना। देखिए पंत जी के काव्य में अगर हम प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें, युग चेतना की बात करें, तो इसके साथ साथ दोनों ही विचार चल रहे हैं। प्रकृति भी चल रही है, समाज को जागृत करने का भी प्रयास ये कर रहे हैं, लेकिन अपने देश के प्रति जो प्रेम भाव है वो कहीं पर भी कम प्रतीत नहीं होता। अपने देश के प्रति लोगों के मन में प्रेम जागृत करने के लिए भी इन्होंने अपने काव्य का सहारा लिया है। ये कहते हैं, भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। तो इस प्रकार ये व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार भारत माता की दशा दयनीय हो गई है। इसके साथ साथ कवि ने देश की जो आर्थिक विपन्नता है, जो आर्थिक तौर पर देश गरीब होता चला जा रहा है, उसका भी चित्रण किया है ताकि लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम भाव अभिव्यक्त हो या प्रेम भाव जागृत हो, जिससे कि लोग अपने कर्तव्य को, जो देश के प्रति उनका कर्तव्य बनता है, उसको बखूबी निभा सके।
उसके बाद पांचवी विशेषताएं जो इनके काव्य में हम देख सकते हैं वो कौन सी है? सुधारवादी दृष्टिकोण। देखिए, देश से प्रेम तो करते हैं, लेकिन देश का विकास कब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा दृष्टिकोण सुधारवादी नहीं होगा। तो इसी प्रकार जो पंत जी हैं वो यहाँ पर जाति पाति के बंधन को तोड़कर आपसी प्रेम, सद्भावना, भाईचारे से रहने के लिए अपने काव्य के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। क्योंकि अगर आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा तो समाज समृद्ध होगा, और समाज अगर समृद्ध होगा तो देश अपने आप ही समृद्ध होगा, या देश में एकता और प्रेम भावना, सद्भावना का जो विचार है वो अपने आप ही प्रबल होगा। उसके बाद आता है, अगर हम छठी इसकी विशेषता देखें इनके काव्य की, तो वो है रहस्यवाद। देखिए, पंत जी के काव्य में, क्योंकि एक तो ये देखिए छायावाद से जुड़े हुए हैं। छायावाद किसका काव्य है? प्रकृति, आत्मा और परमात्मा का ही तो काव्य है। तो इनके काव्य में रहस्यात्मकता पारलौकिक प्रेम चित्रण के साथ साथ लौकिक प्रेम को भी अभिव्यंजित करती है। और इस रहस्यात्मकता में अगर हम देखें तो संयोग से कहीं ज़्यादा इन्होंने वियोग को महत्व दिया है। अपने प्रिय से वियोग का जो भाव है वो इन्होंने महत्व दिया है, और ये वियोग का भाव उसे पीड़ा नहीं देता बल्कि उसे प्रेरणा देता है। इनकी पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो इससे हमें पता चलता है कि इनका जो वियोग है वो इनके जीवन में प्रेरणा का काम करता है, उत्साह का काम करता है। उसके बाद सातवां जो विशेषता हम इनके काव्य में देखें वो है इनकी भाषा शैली। देखिए, वैसे तो इन्होंने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि संस्कृत का भी इन्हें विशेष तौर पर ज्ञान था, तो संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उनका विशेष रूप से इन्होंने अपने काव्य में सहयोग लिया है। इसके साथ साथ ब्रज भाषा के शब्दों को भी इनके काव्य में देखा जा सकता है। कहीं कहीं अगर हम देखें तो फारसी भाषा के शब्द भी इनके काव्य में दिखाई देते हैं। जो लोकोक्तियाँ हैं, हमारे समाज में प्रचलित जो मुहावरे हैं, वो भी इनके काव्य में विशेष स्थान रखते हैं। इनकी पदावली कोमल कांत है, माधुर्य गुण कूट कूट कर इनके काव्य में भरा हुआ है। और इसके साथ साथ इनकी जो शैली है वो चित्रात्मक और बिंबात्मक कही जा सकती है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने इस प्रकार के चित्र उपस्थित हो जाते हैं जैसे कि सारा घटनाक्रम हमारी आंखों के सामने चल रहा हो। इसके साथ साथ गीतात्मक मुक्तक शैली का भी इन्होंने बखूबी प्रयोग किया है। संगीतात्मकता, माधुर्य और व्यंजना शब्द शक्ति का विशेष तौर पर इन्होंने अपने गीतों में प्रयोग किया है। इनके जो भाव है वो गीतों में प्रबल रूप से देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर कहें तो अगर पंत जी के काव्य की अगर विवेचना हम करें या इनकी विशेषताओं को देखें तो यहाँ पर इनका चाहे भाव पक्ष है चाहे कला पक्ष, दोनों ही बड़े ही समृद्ध बन पड़े हैं। इसीलिए इनका जो काव्य है वो प्रेरणादायक काव्य कहा जा सकता है, या ये अपने काव्य के माध्यम से हिंदी साहित्य को जो समृद्ध किया है वो अपने आप में विशेष सराहनीय है। वैसे अगर देखा जाए तो प्रकृति के सुकुमार कवि की उपाधि पंत जी के लिए ही बनी है, और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा भी गया है। अपने युग के ये महान चिंतक रहे हैं, और इसीलिए काव्य के शिल्पी कहने में भी हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि काव्य के माध्यम से अपने भावों को जो शब्द शिल्पी के तौर पर इन्होंने संयोजन इसका किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। तो इनको शब्द शिल्पी भी अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने ये पंत जी का विषय जो टॉपिक लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले जाना कि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन किस प्रकार से उनका व्यतीत हुआ, उसके बाद उनकी रचनाएं कौन सी है और उनके काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।